29 अक्टूबर सन 2020 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी पीजीटी के विभिन्न पदों पर 15,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बात खुशी की थी क्योंकि यूपी में टीजीटी का जारी किया गया ये नोटिफिकेशन काफी लंबे अंतराल बाद देखने को मिला, जिसमें बात अगर टीजीटी पदों के कला विषयों की जाए तो टीजीटी के कुल 813 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई और पीजीटी में कुल 76 यानी 76 सीट्स पर यह वैकेंसी हमको देखने को मिली है। अब यहां तक तो सब ठीक था, मगर जैसे ही नोटिफिकेशन में कला विषय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन यानी अर्हता वाले सेक्शन को हम देखते हैं तो पता चलता है कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कला के विषय के टीजीटी व पीजीटी पदों पर ऐसे कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल माना है जो अन्य किसी भी विषय से ग्रेजुएट हो, यानी चयन बोर्ड ने बीएससी, बीकॉम, एमबीए जैसे अन्य तमाम विषयों में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को वरीयता दी है, बशर्ते इन कैंडिडेट्स ने हायर स्कूल में या इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला यानी टेक्निकल आर्ट का विषय पढ़ा हो। आपको बता दें, यदि आपने ड्राइंग या पेंटिंग से बीए या एमए किया है और आपके पास 10th या 12th में टेक्निकल आर्ट सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो यूपी चयन बोर्ड की इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आप योग्य नहीं हो। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है कि कला की उच्च स्तर की डिग्री बीएफए यानी बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, एमएफए यानी मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट जैसी उच्च डिग्री को यूपी के चयन बोर्ड के इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं मेंशन तक नहीं किया गया है। अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि बीएफए 4 साल की एक प्रोफेशनल डिग्री है, या फिर मैं बोलूं कि 4 साल का प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, छापाकला, कला इतिहास, व्यवहारिक कला जैसे अन्य तमाम कला के महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। यही नहीं, बीएफए की डिग्री को पूर्ण रूप से बीएड की समकक्ष अर्हता यानी योग्यता दी जाती है, जिसका लिखित प्रमाण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी हायर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी देती हैं। अब वापस अगर हम इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की तरफ लौटते हैं तो हम ये देखते हैं कि चयन बोर्ड ने अन्य कला के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के साथ साथ लाहौर के मायो स्कूल ऑफ आर्ट के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट को भी वरीयता दी है। 1875 में एस्टैब्लिश ये स्कूल जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका मुद्दा न्यूज में भी हाईलाइट किया गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि सन 2016 में जब यूपी चयन बोर्ड ने टीजीटी व पीजीटी के विभिन्न पदों पर विभिन्न विषयों के साथ साथ कला विषयों की भी वैकेंसीज निकाली थी, तब बीएफए व एमएफए डिग्री धारक या मैं बोलूं कि डिग्री वाले कैंडिडेट्स ने इन पदों पर अप्लाई किया। सन 2019 में जब इनका लिखित एग्जाम लिया गया तो इन कैंडिडेट्स ने इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट भी किया या मैं बोलूं कि पास किया। उसके बाद इन कैंडिडेट्स का आयोग द्वारा साक्षात्कार पत्र यानी कि इंटरव्यू लेटर भी जारी किया गया। इंटरव्यू लेटर जारी करने के बाद जब ये कैंडिडेट्स अपना पोर्टफोलियो लेकर आयोग के पास गए और अपना इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू हॉल में बिना किसी लिखित प्रमाण के इनको ये कहकर बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि आपने 10th और 12th में टेक्निकल आर्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो। ऐसे ही एक कैंडिडेट ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो ये बातें सामने निकल कर आई। आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी। 2016 में यूपी टीजीटी की जो भर्ती निकली थी उसमें कला विषय के संबंध में मैं बात करना चाहूँगा कि कला विषय के बालक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर विज्ञापन संख्या 01/2016 के तहत वैकेंसी आई थी, जिसमें हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स लगा करके उस वैकेंसी में अप्लाई किया, जिसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, बीए पेंटिंग से, एमए पेंटिंग से ये सारे अभ्यर्थी उसमें अप्लाई किए थे। लेकिन साक्षात्कार के समय मात्र 1 वर्षीय सर्टिफिकेट जो किसी भी समय किया जा सकता है एक विषय से इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं प्राविधिक कला को
फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, उन्हीं को दे ही रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो लोग हैं, और उसमें BFA MFA किए हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और मैं इतना आहत हुआ, मैं इतनी सारी पेंटिंग्स और अपना वर्क लगभग हजारों रुपया खर्च करके मैं इंटरव्यू की तैयारी करके गया, और वहाँ पे जाने के बाद प्रयागराज में मुझे पता चला कि फाइन आर्ट जो किया है उसको भी प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मैं बहुत आहत हुआ। हालांकि जब मैं फॉर्म भरा था तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था उसमें लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अर्हता, और उसके बाद राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो ख है, प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, यही इंटरमीडिएट परीक्षा है जो उसके बाद आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हों आप अप्लाई कर सकते हैं। खैर यहाँ तक ठीक है, लेकिन कला की उच्चतम शिक्षा जो भारत में होती है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पढ़ाई होती है कला के क्षेत्र में। और सबसे उच्चतम पढ़ाई किए हुए अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड बाहर का रास्ता दिखा रहा है, केवल मात्र 1 वर्षीय प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट न होने के कारण, जिसका अब कोई मतलब भी नहीं है। मैं बताता हूं कैसे मतलब नहीं है। दूसरा जो ग में दिया गया है कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और ड्राइंग पेंटिंग के साथ स्नातक या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अन्य विकल्प। 1921 का मतलब है कि आज से लगभग 99 साल पुराना जो है अधिनियम इन्होंने लगाया है। उसके बीच में ना जाने कितनी बार सिलेबस बदले और प्रक्रियाएं बदली और नए नए कोर्स जारी हुए। उस संबंध में चयन बोर्ड एकदम निष्क्रिय है कि उसको अपडेट किया जाए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पे केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने उसको अपग्रेड करके बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट को एलिजिबल बताया है, और आज बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छे कलाकार हैं, वो वहाँ पे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं कला के फील्ड में। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1921 के अधिनियम के द्वारा निर्धारित विकल्प के तलाश में अभी भी है, जिनको मैं बताना चाहता हूं कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा पहले होती थी। पहले कला की 3 तरीके की पढ़ाई उस वहाँ पे जब फॉर्म भरते थे लोग, व्यावसायिक कला, रंजन कला और चित्रकला। तो इन तीनों के लिए अलग अलग शिक्षक रखे जाते थे। उसके बाद चित्रकला जो सब्जेक्ट लेता था उसमें 2 विकल्प चयन करना होता था उनको, एक प्राविधिक कला और दूसरा आलेखन कला। तो लड़कियां अक्सर जो वो वर्ग था वो आलेखन कला ज्यादातर चयन करती थी, और जो लड़के थे बालक वर्ग में वो प्राविधिक कला ज्यादातर चयन करते थे। उनके रुचि पर आधारित था। लेकिन बाद में इसको अपडेट करके एक ही में कर दिया गया और इसकी पढ़ाई एक ही में होने लगी। पहले मार्कशीट पर अलग से लिखकर आता था कि आप टेक्निकल ड्राइंग से हैं या आलेखन कला से हैं, लेकिन बाद में इसको एक कर दिया गया। तो परीक्षा में तो आता था अथवा करके कि आप प्राविधिक कला का प्रश्न करना चाहेंगे उतने ही नंबर का, या उतने ही नंबर का आप आलेखन बनाना चाहेंगे, या उतने ही नंबर का जो है आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना चाहेंगे। तो उसके बाद आप जब पास होते हैं तो आपके मार्कशीट पर केवल ड्राइंग लिखकर आता है। तो जब उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो यही नहीं तय कर पा रहा है कि अभी के सर्टिफिकेट पर टेक्निकल ड्राइंग लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उस आधार पर हमसे ये मांगा गया है। जब सरकार दे ही नहीं रही है तो हम कहाँ से देंगे। हालांकि मेरा हाई स्कूल में कला है और उस कला के प्रश्न पत्र में प्राविधिक कला भी था ऑप्शन में अथवा में,
तो मैंने चित्रकला का चयन किया था और उसके बाद मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री लेकर के वहाँ पहुँचा और मुझे अंदर जाने के बाद बहिरंग वापस किया गया बिना किसी लिखित प्रमाण के, केवल मुंह से बोल करके कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास टेक्निकल ड्राइंग का सर्टिफिकेट नहीं है हाई स्कूल में, आपको मैं बाहर, आपको इंटरव्यू हम नहीं देने देंगे। हैरानी की बात ये रही कि जब सन 2015 में एक आरटीआई के तहत यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ये पूछा गया कि बीएफए या एमएफए वाली डिग्री टीजीटी पद के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो आयोग ने रिप्लाई में इसको योग्य माना। और 2015 में इसी चयन बोर्ड से हमारे एक सीनियर ने एक पत्र आरटीआई के द्वारा मांगा था और उसमें उन्होंने ये जवाब दिया है कि बीएफए एमएफए जो धारी अभ्यर्थी हैं वो इस सहायक अध्यापक के लिए अर्ह हैं। आपको बता दें, कला की पोस्ट पर अप्लाई किए जाने वाला ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित की गई योग्यता के आधार पर तय किया गया है। यानी कि आज से ठीक 100 साल पहले का नियम, आजादी के पहले का ये नियम उस समय की एजुकेशनल स्ट्रक्चर या मैं बोलूं कि शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए निर्धारित किया गया था, जो आज के समय में ये बिल्कुल भी कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। कला की पोस्ट पर बीएससी, बीकॉम, एमबीए जैसे अन्य तमाम विषयों के कैंडिडेट्स को कला की पोस्ट पर एलिजिबल कर देना 3 इडियट्स की मूवी के आमिर खान के उस डायलॉग की याद दिलाता है जिसमें वो बोलते हैं, कैसा होता अगर लता मंगेशकर को गाने को छोड़कर क्रिकेट खेलने के लिए बोल दिया जाता और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट छोड़कर गाने के लिए बोल दिया जाता। आखिर कैसे मैथ्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी कला और संस्कृति जैसे विषयों को पढ़ा सकते हैं? आखिर कैसे साइंस वाले बच्चे ब्रश उठाकर पेंटिंग बना सकते हैं? हालांकि 100 साल पुराने एक्ट में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और इसका प्रमाण हमको DSSB, NVS, KVS इत्यादि चयन बोर्ड की 8 की वैकेंसीज में देखने को भी मिलता है, जिसमें ना सिर्फ BFA, MFA की कला की उच्च डिग्री को एलिजिबल माना जाता है, बल्कि BFA की डिग्री को 5 साल के डिप्लोमा के बराबर वरीयता भी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि BSc, BCom, MBA जैसे अन्य तमाम विषयों के कैंडिडेट्स आखिर कला के शिक्षक कैसे बन सकते हैं, वो भी इस बेस पर कि उन्होंने 10th और 12th में या तो 10th में या फिर 12th में प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ा हो। आपको याद दिला दें कि टीजीटी पदों की इन वैकेंसीज पर इंटरव्यू भी नहीं लिया जा रहा है। कला का विषय एक ऐसा विषय है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ऊपर से आप किसी भी विषय के डिग्री धारक को ये बोल रहे हैं कि आप आइए, अप्लाई करिए, एग्जाम दीजिए और नौकरी लीजिए। बहुत ही अमान्य ढंग से यूपी चयन बोर्ड द्वारा ये वैकेंसीज इस बार दी जा रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम ये देखते हैं कि बीएफए और एमएफए कला की उच्चतम डिग्री को जब DSSB, NVS, KVS जैसे अन्य संगठन वरीयता देते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखते हैं, तो आखिर क्यों यूपी चयन बोर्ड में 1921 के एक्ट के तहत की गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर इस बार भर्तियों में अप्लाई किया जा रहा है? आखिर क्यों यूपी चयन बोर्ड ने 1921 के इस एक्ट में संशोधन अभी तक नहीं किया है? और आखिर कब तक कलाकारों के साथ ये ऐसा अन्याय और शोषण होता रहेगा? आज यूपी बोर्ड की इस अन्यायपूर्ण और असंगत चयन प्रक्रिया की वजह से हजारों निम्न व मध्यम वर्ग के कैंडिडेट्स को ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, बीएफए जैसे कि मैंने बोला कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें एंट्रेंस की जो चयन प्रक्रिया होती है उसी में बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद 4 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसमें भी पूरी लगन और परिश्रम के साथ कला में दक्षता हासिल करने के लिए ये बच्चे दिन रात जुटे रहते हैं। उसके अलावा जब बहुत ही मेहनत और डेडिकेशन के बाद जब इनके हाथ में डिग्री आती है, आंखों में सरकारी नौकरी का सपना लिए जब ये कला शिक्षक के पद पर अप्लाई करते हैं, तो चयन बोर्ड इनको ये कहकर बाहर कर देता है कि क्योंकि आपने 10th या 12th में टेक्निकल सब्जेक्ट का विषय नहीं पढ़ा था तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आखिर ये कब तक चलेगा? एक तो वैसे ही इतने सालों के अंतराल में वैकेंसीज आती हैं, स्पेशली अगर मैं 8 की वैकेंसीज की बात करूं तो 8 की वैकेंसीज तो ऑलरेडी बहुत कम आती है। ऊपर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
कि इस असंगत पूर्ण, मैं बोलूं कि इस असंगत पूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। आज बात सिर्फ मेरे या आपके बारे में नहीं है, आज बात है हमारे बारे में, आज बात है कलाकारों के अधिकारों के बारे में। आज हक की लड़ाई हमको अपने लिए लड़नी ही होगी। अब समय आ गया है कि हम एक साथ जुटकर अपना समर्थन दिखाएं। आज ना सिर्फ हमारे अधिकारों बल्कि स्कूल्स में पढ़ने वाले उन हजारों लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में है जो कभी कला के मायने शायद समझ ही ना पाए अगर अन्य डिग्री धारकों को इन कला के पदों पर नियुक्ति दे दी जाए। और साथ ही हम यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ये विनम्र निवेदन भी करना चाहेंगे कि कला पद पर लागू किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1921 एक्ट के तहत में संशोधन किया जाए और बीएफए, एमएफए कला में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इन पदों पर नियुक्ति दी जाए जो कि उनका अधिकार है। आज तक मैंने अपने किसी भी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है और ना ही कभी आगे बोलूंगी, लेकिन आज बात है कलाकार के अधिकारों की। आज हमको ये अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी एकजुटता का प्रमाण दें। जय हिंद, जय कलाकार।